घटना चक्र पुस्तक बीएसएससी, बीपीएसएससी, सीएसबीसी से संबंधित जो पिछले साल में पूछे गए प्रश्न हैं उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो आगामी एग्ज़ाम होने वाली है बीपीएसएससी का या बिहार दरोगा का, अन्य एग्ज़ाम या बिहार सिपाही का जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही आगे सवाल पूछा जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बिना देरी किए हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। पिछला वीडियो हम लोग मध्यकालीन और प्राचीन भारत का पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था कि पहले हस्तशिल्प उद्योग जो था अंग्रेजों के शासन से पहले या उसके दौरान भी काफ़ी अग्रणी था और देश विदेशों में उसका निर्यात किया जाता था, एक बड़ा बाजार हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेज का शासन आया तो उसमें क्या हुआ कि कम मशीनों द्वारा औद्योगिकरण जब ब्रिटेन में हुआ उसके तहत क्या हुआ कि मशीनों का वहाँ आगमन हुआ और मशीनों के माध्यम से वहाँ प्रोडक्शन होने लगा। तो जब मशीन का प्रोडक्शन होगा तो हाथ से बनाने वाले तो पीछे पड़ ही जाएंगे। तो भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ, पहले ब्रिटेन में हुआ और ब्रिटेन से जो आयातित माल थे वो भारत में भर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, भारत का हस्तशिल्प उद्योग का क्षय हुआ। तो ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझते रहेंगे कि किस कारण से हस्तशिल्प उद्योग का क्षय हुआ। तो क्या हुआ कि भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति भी था। टैरिफ नीति मतलब जो भी सामान भारत से एक्सपोर्ट होता जो हस्तशिल्प के माध्यम से बनता था उस पर टैरिफ लगा दिया गया, माने कर लगा दिया गया था। तो ये दोनों कारण हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान आत्मनिर्भर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को हतोत्साहित किया गया। ब्रिटिश सरकार के भेदभावपूर्ण नीति ने भारतीय हस्तशिल्प के पतन की ओर अग्रसर किया। इस पतन के प्रमुख कारण ब्रिटिश की भेदभाव टैरिफ नीति और कम कीमत वाली मशीन के विकास के कारण हुआ कि मशीन से प्रोडक्शन जब होता है तो क्या होता है कि वस्तुएं हमें कम कीमत पे उपलब्ध होती है। इस कारण से हमारा हस्तशिल्प उद्योग का पतन होना प्रारंभ हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे की वैधता प्रदान की? तो ये बक्सर के युद्ध में ये निर्णायक रूप से, पहला तो प्लासी का युद्ध हुआ लेकिन निर्णायक रूप से जो है स्वामी जो बना बक्सर के युद्ध के बाद बना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना और बंगाल के गवर्नर उस समय कौन थे? मीर कासिम। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर कासिम थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में लड़ी गई। तो तीनों एक तरफ थे, कौन कौन? शुजाउद्दौला, सम्राट शाह आलम द्वितीय और मोहम्मद बिन कासिम, और तीनों को पराजित किए हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में। इस निर्णायक लड़ाई के बाद बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि की गई और अंग्रेजों द्वारा कठपुतली नवाब के माध्यम से बंगाल पर शासन करने का परंपरा जो था उसको अंत कर दिया गया। जैसे उसके अब तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ आप देख सकते हैं कि एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो पहले पूछा गया है और फिर उसी से क्वेश्चन बनाया कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये डेट जो पहले से एक्सप्लेनेशन देखे होंगे उसके लिए तो फ़ायदा ही होगा, तो इसीलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। बक्सर का युद्ध लड़ा गया तो ये डेट है 22 अक्टूबर 1764 को। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। 1799 की बात है जिस समय मारे गए। विलेजली मार्क्विस की उपाधि मिली। इसी जब टीपू सुल्तान को जब विलेजली हराया तो उसको एक उपाधि मिल गई, क्या नाम है उसका? मार्क्विस उसको कहा गया। विल्सन ने टीपू सुल्तान के विषय में कहा है कि हैदर अली राज्य बनाने के लिए जन्मा और टीपू सुल्तान गंवाने के लिए, क्योंकि मैसूर राज्य का स्थापना जो हैदर अली किए थे जो टीपू सुल्तान के पिता थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने उसे गंवा दिया। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो ये 1792 में हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी में सुल्तान एवं अंग्रेज के बीच हुआ। इसके अंतर्गत अंग्रेजों की सहायता से मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर वाला भाग मिला। माने श्रीरंगपट्टनम के संधि के माध्यम से क्या हुआ, मराठों को तुंगभद्रा नदी के ऊपर की तरफ माने उत्तर वाला
क्षेत्र मिला और निजाम को पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। ये भी इंपॉर्टेंट रहे कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ मराठों का कौन सा भाग मिला, तो ये तुंगभद्रा नदी के उत्तर वाला। और निजाम जो थे हैदराबाद को, उनको कौन मिला, पेन्नार नदी और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। अंग्रेजों को 3 करोड़ का युद्ध का हर्जाना देने के रूप में मिले, मैंने क्या कहते हैं, टीपू सुल्तान से 3 करोड़ हर्जाना मिला। साथ ही बारामहल, डिडीगुल और मालाबार तट आदि भी प्राप्त हुआ। किसको, अंग्रेज को। तो तीनों को क्या क्या मिला, ये ध्यान रखेंगे, पेन्नार नदी और कृष्णा नदी के बीच वाला भाग निजाम को मिला और तुंगभद्रा नदी के उत्तर वाला भाग मराठों को मिला। और अंग्रेज को क्या मिला, 3 करोड़ और डिडीगुल और बारामहल और मालाबार तट का आदि भी प्राप्त हुआ। वास्को डी गामा कब आया, तो ये काफ़ी VVI क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 1798 में। वास्को डी गामा वर्ष 1998 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इसी के साथ यूरोप से भारत हेतु व्यापारिक की समुद्री मार्ग की खोज हुई। इसके माध्यम से हुई औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में पहले कौन आया, पुर्तगाल, उसके बाद स्पेन ने बढ़त की, किंतु आखिरी में ब्रिटेन यानी अंग्रेजों ने सत्ता काबिज की। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी, तो पुर्तगालियों की राजधानी गोवा थी, लेकिन उससे पहले जो थी कोची उसका राजधानी थी। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम दुर्ग की स्थापना की, कहाँ, कोचीन में। लेकिन 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय औपनिवेशिक की राजधानी बनाई। तो पहले कहाँ था, कोची में, उसको कहाँ ले आया, 1530 में गोवा में। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा के कालक्रम, मैंने सबसे पहले कौन है, आगे कालक्रम को निर्देशित करना है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जो आया वो फाहियान आया था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया और फुकोई फाहियान की प्रसिद्ध रचना है। हेनशांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के काल में आया और सीयू की हेनशांग की प्रसिद्ध रचना है। थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले फाहियान, उसके बाद हेनशांग, उसके बाद थॉमस रो आया। सिराजुद्दौला की हार कौन से युद्ध में हुई, तो ये है प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला हारा प्लासी के युद्ध में और मीर कासिम जो हारे थे बक्सर के युद्ध में हारे थे। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। वह प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को परास्त हुआ और मारा गया। इस युद्ध के उसके सेनापति मीर जाफर और कुछ अन्य भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो जो प्लासी के युद्ध में था, जो मीर जाफर थे, ये अंग्रेजों के साथ मिल गया, जिससे सिराजुद्दौला की हार हुई। इसी तरीके से बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में तथा वांडीवास की युद्ध 1760 ईस्वी में। अगर कालक्रम इसको भी सजाने के लिए आए तो इसको ध्यान रखेंगे, सबसे पहले वांडीवास का युद्ध हुआ, उसके बाद सबसे पहले प्लासी का युद्ध, उसके बाद वांडीवास, फिर बक्सर का युद्ध। तो ये भी हमको याद रखेंगे, कहीं इस तरीके से पूछ गया कि इसको डेट वाइज सीरियल करना हो तो ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, तो डी ऑलमीडा। पुर्तगाली समुद्र मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। समुद्र मार्ग से प्रथम आने वाला कौन था, पुर्तगाली। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिसो डी अल्मीडा था जो 1505 से 1509 था, जबकि भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा, जो कालीकट के समुद्र तट पर उतरा और वहाँ का शासक जमोरी ने उसका स्वागत किया। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाल का वायसराय बना। तो अल्बुकर्क वायसराय बना, लेकिन प्रथम जो था गवर्नर अल्मीडा था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे, कौन था, पुर्तगाली। पुर्तगाली अन्वेषण वास्को डी गामा समुद्र मार्ग से प्रथम बार आया था। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, तो इसका क्या नाम था, रेड ड्रैगन। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत कब हुआ, तो ये वांडीवास का अंतिम युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ, जिससे क्या होगा, फ्रांसीसी का हार हुआ और ब्रिटेन का जीत हुआ। तो ये निर्णायक युद्ध माना जाता है। उस समय जो फ्रांस का जो थे सेनापति कौन थे, काउंट डी लाली थे और अंग्रेज के आयरकुट के नेतृत्व में लड़ा गया। भारत में पुर्तगालियों के लिए क्षेत्रीय बेस किसने बनाया, तो अल्बुकर्क जो थे पुर्तगाली के गवर्नर थे, ये आंसर होगा इसका। गोवा भारत एशिया में पुर्तगालियों का पहला क्षेत्रीय अधिकार था, जिस पर 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क द्वारा कब्जा किया गया और यह
4.5 शताब्दियों के पूर्व तक पुर्तगालियों के बेस के रूप में कार्य करता रहा। तो ये भारतीय यूरोपियों का आगमन हम लोग देखे। अब हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का जिस समय विद्रोह हुआ उस समय जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में उसका कार्यकाल 1856 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक था। भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारत के गवर्नर को गवर्नर जनरल में बदल दिया गया, भारत का वाइसराय कर दिया गया। मैंने 1857 का जिस समय युद्ध हुआ उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग था, उसके बाद उसका नाम बदल के क्या किया गया? उसका नाम बदल के भारत का वाइसराय कर दिया। भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ही बना और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था, जो 1858 से 1862 के मध्य पर इस पद पर रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से संबंधित। अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा? ये रंगून भेज दिया, जो अभी कहाँ है? म्यांमार देश में पड़ता है। उस समय जो थे, जब 1857 का युद्ध हुआ उसके बाद हार के बाद इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? कानपुर में नेतृत्व जो था नाना साहब के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में उस विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया और बिहार में कुंवर सिंह और इलाहाबाद में लियाकत अली। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये लियाकत अली होगा। अब ब्रिटिश नीतियाँ हम लोग पढ़ेंगे।